19 जुलाई 1945 ये वो दिन था जब इंसानियत को तबाह करने वाले एटॉमिक बॉम्ब को पहली बार टेस्ट किया जा रहा था। ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार एक ऐसा वेपन आने वाला था जो दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। और इस एटॉमिक बॉम्ब को बनाने वाले फिजिसिस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, और उनके इस वेपन के बारे में उनको ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना ज़्यादा खौफनाक हो सकता है। जब उन्होंने इसकी तबाही अपनी आंखों से देखी तो उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा, Now I am become death, the destroyer of worlds. इसी एटॉमिक बॉम्ब ने ओपेनहाइमर को तबाही के मंजर पर क्यों और कैसे खड़ा किया। जिस शख्स की मेहनत की वजह से अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 जीतता था, आखिर क्यों उसी को अमेरिका ने पूरी दुनिया में जलील किया। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में ओपेनहाइमर द रियल ट्रुथ। ओपेनहाइमर के इस इन्वेंशन ने दुनिया को तबाही के मंजर पर खड़ा कर दिया था, लेकिन फिर भी इतिहास में इनको फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के नाम से याद रखा जाएगा। 1904 में पैदा हुए और सिर्फ 18 साल की एज में केमिस्ट बनने का सपना इन्हें सीधा हार्वर्ड ले गया। एडमिशन मिलते ही ये बीमारी की वजह से पूरा 1 साल लेक्चर्स अटेंड नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी 4 साल की डिग्री इन्होंने सिर्फ 3 साल में ही कंप्लीट कर ली थी। केमिस्ट बनने के साथ साथ इनका फिजिक्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट था। हार्वर्ड से डिग्री पूरी होने के बाद थ्योरेटिकल फिजिक्स पर रिसर्च करने के लिए जर्मनी की काउंटिगन यूनिवर्सिटी में चले गए और सिर्फ 23 साल की एज में इन्होंने पीएचडी कंप्लीट कर ली। रॉबर्ट कभी भी किसी से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं थे, बस अपनी रिसर्च पे ही इनका ज़्यादा अटेंशन हुआ करता था। वो वापस यूएसए आए और दोबारा अपनी रिसर्च में लग गए। यहाँ तक इनका एटॉमिक बॉम्ब से दूर दूर तक कोई भी वास्ता नहीं था, लेकिन फिर यूरोप में हिटलर का राज शुरू हुआ और उसने कुछ अपने जर्मन साइंटिस्ट को दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन बनाने का टास्क दिया। अब यहाँ एंट्री होती है अल्बर्ट आइंस्टाइन की। जी हाँ, आइंस्टाइन ने हिटलर का ये खतरा समझ लिया और अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा। कहा कि हमें भी इस तरह का वेपन तैयार करना चाहिए, वरना कल को हिटलर हम पर भी हावी हो सकता है। आइंस्टाइन का ये लेटर पढ़कर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने फौरन एक्शन लिया और यूएस मिलिट्री को ऑर्डर दिया कि एटॉमिक बॉम्ब पर रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जाए। इस मशहूर प्रोजेक्ट को आज दुनिया मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से जानती है। ऐसा माना जाता है कि एटॉमिक बॉम्ब शायद कभी नहीं बनता अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये लेटर नहीं लिखते। खैर, अब होना तो ये चाहिए था कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए यूएस आर्मी आइंस्टाइन को ही चुनती थी, क्योंकि उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये लेटर लिखा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अल्बर्ट आइंस्टाइन का बैकग्राउंड जर्मनी से था और यूएस आर्मी को ये शक था कि शायद आइंस्टाइन उनके साथ कोई चाल चल रहे हैं। इसी वजह से प्रोजेक्ट मैनहट्टन का कोऑपरेशन ओपेनहाइमर को सौंप दिया गया। ओपेनहाइमर आइंस्टाइन के विचारों से काफी सहमत थे और वो भी ये चाहते थे कि अमेरिका को एटॉमिक बॉम्ब बना लेना चाहिए। इस सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए न्यू मैक्सिको में एक पूरा शहर बनाया गया जिसको लॉस एल्मोस कहा जाता था। यूएस गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट पे बेतहाशा पैसा बहाना शुरू कर दिया। 1945 के दौर में इस प्रोजेक्ट पे टोटल 2 अरब यूएस डॉलर्स का खर्चा किया गया था। अमेरिका की हिस्ट्री में यह सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा सीक्रेट प्रोजेक्ट होने वाला था, लेकिन इस राज को संभालना यूएस मिलिट्री के लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। लॉस एल्मोस में मैनहट्टन प्रोजेक्ट में टोटल 1,30,000 वर्कर्स काम करते थे। इन लोगों को बड़ी जांच पड़ताल के बाद चुना गया था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी खबर बाहर की दुनिया में लीक ना हो सके। इन वर्कर्स में साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस और कुछ रिसर्चर्स के साथ लोअर स्टाफ भी अवेलेबल था। सबको ये डायरेक्शन दी गई थी कि वो इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी को कुछ ना बताए, हालांकि अपनी फैमिलीज को भी नहीं। यहाँ कोई भी एक दूसरे को असली नाम से नहीं जानता था, सबको एक जाली नाम दिया गया था और प्रोजेक्ट साइट पे रूल था कि अगर किसी का असली नाम लीक हुआ तो उसे सजा दी जाएगी। यहाँ लेटर्स आते थे, लेकिन वो भी फेक एड्रेस पे। वो एड्रेस था PO बॉक्स 1663 न्यू मैक्सिको। यहाँ तक के ऑफिशियल लेटर्स में भी सिटी नेम मेंशन नहीं किया जाता था। लेटर्स की सेंसरशिप के लिए यहाँ सेंसर डिपार्टमेंट पहले तमाम लेटर्स को खोल के पढ़ता था और उसके बाद वो आगे भेजता था। इसी तरह यहाँ से भेजे जाने वाले लेटर्स भी पहले पढ़े जाते थे। प्रोजेक्ट साइट के अंदर आने के लिए सख्त सिक्योरिटी रखी गई थी। वर्कर्स एंट्री पास के बगैर अंदर जा सकते थे, ना ही एग्जिट पास के बगैर बाहर आ सकते थे। यहाँ तक कि लॉस एल्मोस में पैदा होने वाले बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट में भी सिटी नेम मेंशन नहीं करते थे, सिर्फ PO बॉक्स 1663 लिखा जाता था।
ये सब सिर्फ इस वजह से किया जा रहा था ताकि एटॉमिक बॉम्ब से जुड़ी कोई भी छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन लीक ना हो सके। ओपनहाइमर प्रोजेक्ट मैनहट्टन से पहले ही न्यूक्लियर फ्यूजन पर रिसर्च कर चुके थे। एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एटम को स्प्लिट करके हद से ज्यादा एनर्जी पैदा की जा सकती है। नेचर में पाया जाने वाला सबसे भारी एलिमेंट यूरेनियम होता है। यूरेनियम के एक एटम में 92 प्रोटॉन्स और 146 न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिनको अगर मिला लो तो यूरेनियम का टोटल एटॉमिक मास सामने आता है जो है 238। अब साइंटिस्ट ने कई एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च के बाद नतीजा निकाला कि अगर यूरेनियम 238 को एक खास प्रोसेस से गुजारा जाए तो इसमें से यूरेनियम 235 निकलता है और ये पूरी तरह से अनस्टेबल है। यानी अगर एक न्यूट्रॉन को इस न्यू यूरेनियम 235 के साथ कोलाइड करवाया जाए तो यूरेनियम स्प्लिट हो जाता है और इतनी ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करता है जिसको आप सोच भी नहीं सकते। स्प्लिट होते ही न्यूट्रॉन्स निकलते हैं जो दूसरे यूरेनियम 235 एटम से मिलते हैं और ये रिएक्शन बार बार रिपीट होता है। ये सारा चेन रिएक्शन सिर्फ कुछ माइक्रोसेकंड्स के अंदर अंदर पूरा हो जाता है और सारे रिएक्शंस का निचोड़ हमें एक जोरदार धमाके और एनर्जी रिलीज के विजन में दिखने लगता है। अगर एक न्यूक्लियर बॉम्ब को नॉर्मल TNT बॉम्ब से कंपेयर किया जाए तो ये एक हाथी को चींटी से मिलाने जैसा ही होगा। आप सिर्फ इस बात से अंदाजा लगा लो कि 1 किलो एटॉमिक बॉम्ब 3500 kg TNT बॉम्ब के बराबर है। यानी लिटिल बॉय बॉम्ब जिसने पूरी नागासाकी की धजिया उड़ा दी थी, अगर इतनी ही तबाही TNT बॉम्ब से करनी होती तो अमेरिका को 1.5 करोड़ kg वजनी TNT बॉम्ब बनाकर गिराना पड़ता। ये इतना ज़्यादा वजन है कि आज के दौर में भी कोई जहाज इसे नहीं उठा पाएगा। एटॉमिक बॉम्ब में यूरेनियम को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा नुकसान ये था कि यूरेनियम एक नेचुरल एलिमेंट है और जाहिर है कि एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही माइन किया जा सकता है। रिसर्चर ने यूरेनियम के टक्कर का ही एक न्यू एलिमेंट बनाया जो नेचुरल भी नहीं था और जो यूरेनियम 235 से कई ज़्यादा अनस्टेबल था। ये एलिमेंट था प्लूटोनियम 239। अमेरिका को प्रोजेक्ट मैनहट्टन पूरा करने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी क्योंकि एक तरफ वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और दूसरी तरफ अमेरिका को ये खतरा था कि कहीं जर्मनी ने उनसे पहले ही बॉम्ब न तैयार कर ले। आखिरकार 16 जुलाई 1945 को दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब तैयार हो चुका था और अब बारी थी इसको टेस्ट करने की। और जब इसको टेस्ट किया तो इसका असर देखकर पूरी दुनिया खौफ में गिर गई। ओपनहाइमर और उनके कुछ साइंटिस्ट अपने इस क्रिएशन को देखकर एक गहरे डिप्रेशन में चले गए। ह्यूमन सिविलाइजेशन को खतरे में डालने वाला ये पहला हथियार था जो अब इंसानों के हाथ लग चुका था। इसके इंसानियत पर क्या असर हो सकते हैं ये जानने के बगैर अगले ही महीने अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे ये इस्तेमाल कर डाला। इन दोनों हमलों में 10 लाख से भी ज्यादा लोग जान से हाथ धो बैठे। 6 दिनों के बाद जापान ने अमेरिका के सामने हथियार डाल दिए और यहीं पर हुआ वर्ल्ड वॉर 2 का दी एंड। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।